जी नमस्कार, मैं हूँ शैलेंद्र सोलंकी। स्वागत करता हूँ मैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद शैलेंद्र में। जैसा कि आप सभी मेरे साथी जानते हैं, हमारी यूपी पुलिस एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुकी है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट आने वाला है, ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 3। इससे पहले मैं 2 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को कंप्लीट करा चुका हूँ। फर्स्ट प्रैक्टिस सेट में मैंने आप लोगों के लिए 40 क्वेश्चंस लिए थे, जिसमें आपका हिंदी, करंट अफेयर एंड जीके के क्वेश्चन शामिल थे। सेकंड पेपर में आपके लिए मैंने 50 क्वेश्चन लिए थे, जिसमें भी आपके हिंदी के 30 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर एंड जीके से थे। आज मैंने आप लोगों के लिए 60 क्वेश्चन लिए हैं, यानी कि 60 क्वेश्चन हमारे आज के प्रैक्टिस सेट में रहने वाले हैं, जिसमें लगभग हम लोग 50 से 60 मिनट के बीच में इन 60 क्वेश्चंस को ख़त्म करेंगे। और इन 60 क्वेश्चंस में जो क्वेश्चंस रहेंगे, वो 30 क्वेश्चन आपको हिंदी से देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से रहेंगे और 15 क्वेश्चन आपके जीके से रहने वाले हैं। जीएस जीके कुछ भी बोल लीजिए आप लोग, जिसमें कुछ क्वेश्चन आपके 2-3 क्वेश्चन पॉलिटी से रहेंगे, 2-3 हिस्ट्री से रहेंगे, 1-2 क्वेश्चन ज्योग्राफी से रहेगा, साइंस से भी रहेगा। यानी कि ओवरऑल जिस तरीके से आपका पेपर आता है, उसी तरीके से मैंने ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए तैयार किया है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं हम आज का अपना सेट। लेकिन उससे पहले जो मैंने एक नारा चलाया है, जो स्लोगन मेरा चल रहा है लगातार, और आपको उसी के साथ शुरुआत करनी है। जो स्लोगन हमारा है, ये वर्दी हमारी है। जब कोई चीज़ हमारी है तो हम उसको लेके रहते हैं। तो यानी कि ये स्लोगन आप लोगों को अपने माइंड में सेट कर लेना है कि ये वर्दी ये हमारी है। ये वर्दी किसकी है? ये वर्दी हमारी है, हमारी ही रहेगी। देखते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, हिंदी ग्रामर शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर बता दूं अपने साथियों को कि हिंदी ग्रामर की मैं कंप्लीट ग्रामर आप लोगों को एक सिंगल वीडियो में 4 घंटे 42 मिनट की मैंने एक वीडियो बनाई है। वहां मैं आप लोगों को ग्रामर कंप्लीट करा चुका हूं। जिन लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, आप लोग वो वीडियो जाकर देख लीजिए। आपको ग्रामर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एक बार वो वीडियो देखिए, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग देखेंगे कि आपके जो पहले वाले जो सेट में जितने मार्क्स आ रहे थे, उससे कहीं ज़्यादा आप अपने आप में इम्प्रूव महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा प्रत्यय और उपसर्ग से बना हुआ है। इसमें दे रखा है सदाचार में उपसर्ग है। सदाचार में उपसर्ग है। तो साथियों, सबसे पहले मैं बस प्रत्यय उपसर्ग में आपको एक ही चीज बताऊंगा कि प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द से पहले बाद में लगते हैं। शब्द दे रखा होगा, यहाँ लगेंगे उपसर्ग, और प्रत्यय जो होगा साथियों ये बाद में लगेगा। इतना आपको ध्यान रखना है। इतना आप याद कर लेते हैं तो आप 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 ऑप्शन हो सकता है, 1 या 2 ऑप्शन तो आप डेफिनेटली उसमें से काट सकते हैं। तो बात की जा रही है साथियों सदाचार की, और सदाचार में हमसे पूछा गया है उपसर्ग। तो मैंने बताया उपसर्ग पहले लगना है। तो इससे रिलेटेड वर्ड देखना है आपको। क्या करना है? इससे रिलेटेड वर्ड देखना है। ये सबसे अच्छी ट्रिक होती है साथियों प्रत्यय और उपसर्ग को सॉल्व करने की। ये सबसे अच्छी ट्रिक है। तो देखिए, आप पहले आने का कोई मतलब नहीं बनता, औ पहले आने का कोई मतलब नहीं बनता, आचार का कोई मतलब नहीं बनता। तो हमारे पास सीधा सीधा साथियों एक ऑप्शन बच जाता है, और वो बचता है हमारे पास सत। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर बन जाएगा साथियों, ये बन जाएगा सत। ये क्या बन जाएगा? सत बन जाएगा। ट्रिक क्या याद रखनी है? मैंने आपको ये ट्रिक बताई है कि कभी भी प्रत्यय उपसर्ग पूछे जाए तो आपको याद ही रखना है कि जो शब्द होगा उससे पहले दे रखा होगा उपसर्ग, और प्रत्यय जो होगा साथियों वो शब्द के बाद में लगा हुआ होगा। तो छोटी सी आप ये ट्रिक याद रखोगे तो प्रत्यय उपसर्ग के 90% आपके यहीं से क्वेश्चन सही होने लग जाएंगे। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा हमारा? इसका आंसर बन गया हमारा सत। सदाचार में कौन सा उपसर्ग है पूछा जाए तो सदाचार में सत आपका उपसर्ग रहने वाला है। और मैंने ऑप्शंस भी या क्वेश्चंस भी साथियों वो शामिल किए हैं जो लगातार कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आए हुए हैं। मुझे तो ऐसा बिलीव है अपने आप पर कि लगभग 40 या 50 में प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, तो उसमें से आपका जो पेपर बनेगा, यूपी पुलिस का जो पेपर आएगा या एसएससी जीडी का जो पेपर आएगा, आप पाएंगे कि लगभग 70 से 80% डायरेक्ट एग्जाम्पल भी आपको मेरी वीडियो या पीडीएफ से देखने के लिए मिल जाएंगे। क्योंकि मैंने वो एग्जाम्पल शामिल किए हैं जिनका रेशियो ज्यादातर एग्जाम में आता रहा है। वही मैंने क्वेश्चन यहाँ पर शामिल किए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
और क्वेश्चन 2 साथियों हमारा हो जाएगा कि अत्युक्ति में कौन सा उपसर्ग है। अत्युक्ति में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, किसमें, अत्युक्ति में कौन सा उपसर्ग है बताना है। तो मैंने वही ट्रिक बताई, वही काम कीजिए। उपसर्ग है तो हमें शब्द से पहले वाले से मिलता जुलता कुछ देखना है। क्या करना है, शब्द से पहले वाले मिलता जुलता थोड़ा सा देखना है। तो साथियों देखिए, ती ये बाद का वर्ड हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। अब बच्चा हमारा या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। तो थोड़ा बहुत आप पढ़ोगे तो आप प्रैक्टिस से निकाल पाओगे इन लोगों को। अत्युक्ति में साथियों जो हमारा उपसर्ग हो जाता है, ये क्या हो जाता है, अति हो जाता है। क्या होता है, अत्युक्ति में जो उपसर्ग हमारा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अति हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड जो है साथियों, ये अति, अति का उपसर्ग का आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पर, अति उपसर्ग का यहाँ पर आपसे अर्थ पूछा गया है। क्या पूछा गया है, अर्थ पूछा गया है। 3 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, चौथा ऑप्शन आपका है इनमें से कोई नहीं, और 3 ऑप्शन बाकी के दिए हुए हैं। पहला दे रखा है आपको और, दूसरा दिया गया है आपको कम, तीसरा दिया गया है यहाँ आपको अधिक। तो इनमें से आपका जो आंसर रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, आपको ये बताना है। क्या रहने वाला है, आपको ये बताना है। अब देखिए फोकस नहीं होगा, बार बार ये हो रहा था ना, वो नहीं होगा। तो साथियों अति उपसर्ग का जो हमारा अर्थ होता है, अति मतलब होता है ज्यादा, अधिक। तो अति का मतलब हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, अति का अर्थ हो जाएगा हमारा अधिक या ज्यादा। ज्यादा होता तो यहाँ ज्यादा भी हम लगा सकते हैं। अति का मतलब क्या होता है, अति उपसर्ग का अर्थ होता है अधिक। क्वेश्चन 4 हमारा रहेगा, इसमें रहने वाला है पठनीय। पठनीय में कौन सा प्रत्यय है, पठनीय में कौन सा प्रत्यय है। तो साथियों क्या देखना है, पहला ऑप्शन अनीय, दूसरा ई, थर्ड थनीय और चौथा इनमें से कोई नहीं। आपको मैंने दिए 10 सेकंड, 10 सेकंड में आप आंसर लिख के बताइए कि पठनीय में कौन सा प्रत्यय है। बताइए बताइए जल्दी, क्या हो जाएगा। तो पठनी में साथियों आपका टाइम समाप्त होता है। पठनी में जो आपका प्रत्यय हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा ई। क्या हो जाएगा, ई आपका पठनी में क्या हो जाएगा, उपसर्ग आपका हो जाएगा। अगला जो साथियों आपका रहने वाला है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 आप लोग देखेंगे कि जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे कहलाते हैं। यानी कि जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे कहलाते हैं। वे साथियों क्या कहलाते हैं, 4 हमारे पास ऑप्शन है। पहला कृत्य प्रत्यय, दूसरा गणनावाचक प्रत्यय, तीसरा है संबंधवाचक प्रत्यय और चौथा है साथियों इनमें से कोई नहीं। चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं वे कृत्य प्रत्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कृत्य प्रत्यय आपके कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कृत्य प्रत्यय आपके ये कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, पंकज, पंकज शब्द है। अब यहाँ बात की है साथियों रूढ़ शब्द की, यौगिक शब्द की, योग रूढ़ शब्द की और संकर शब्द की। तो साथियों जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा, वहां मैंने सारे वर्ड की डेफिनेशन करा रखी है, विद एग्जाम्पल करा रखी है, इनकी परिभाषा वहां बताई गई है और इनके एग्जाम्पल भी वहां पर बताए गए थे कि शब्द कौन कौन से होते हैं और क्या क्या होते हैं। तो बात करें साथियों हम सबसे पहले रूढ़ शब्द की। तो रूढ़ शब्द जो होते हैं साथियों, इन ये होते हैं, शॉर्ट में बता के चलूंगा, डिटेल में आप लोग वीडियो में देख लेना। जिनके सार्थक खंड न किए जा सकें, जिनके सार्थक सार्थक खंड न किए जा सकें, न किए जा सकें। तो साथियों यानी कि जिसकी हम लोग सार्थक खंडन न कर सकें। जैसे कि मैंने आपका एग्जांपल ले लिया साथियों, आपको एग्जांपल ले लीजिए आप, दूध। एक एग्जांपल ले लिया हमने दूध। जब दूध को साथियों हम तोड़कर लिखेंगे तो यहाँ पर इसका कोई भी अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे कि ले लिया साथियों मैंने दही, एक ले लिया मैंने पानी, पानी ये वर्ड मैंने आपके ले लिए साथियों। तो रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। तो दूध को जब मैं टुकड़ों में तोड़ दूंगा साथियों तो वो कोई भी हमें अर्थ नहीं देगा। सेम दही है, ये दही भी हमें कोई भी अर्थ
नहीं देगा, कोई भी दही हमें कोई भी अर्थ नहीं देगा। जैसे दही, तो दही देखिए साथियों आपको कोई भी अर्थ नहीं दे रहा है, तो इसलिए क्या करना है आपको, ये कैसे शब्द हो जाते हैं, रूढ़ शब्द हमारे हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम यौगिक शब्द की। तो यौगिक शब्द क्या होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं साथियों जिनके सार्थक खंड किए जा सकें, जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं, किए जा सकते हैं। तो देखिए सार्थक खंड कैसे किए जा सकते हैं, जैसे कि एक वर्ड ले लिया हमने आपका जो मोस्ट पॉपुलर जिसका मैंने उदाहरण आपको दिया था, ये वर्ड ले लिया हमने विद्यालय। क्या ले लिया, विद्यालय, विद्यालय ले लिया। अब देखिए विद्यालय के जब मैं खंड करूंगा साथियों, तो इसको मैं कर सकता हूं विद्या धन आलय। क्या कर सकता हूं इसका, विद्या धनालय। मैंने इसका जो विद्यालय के खंड की तो विद्या धन आलय किया। विद्या का मतलब आप अच्छे से जानते हो, आलय का मतलब स्थान कह लीजिए, जगह कह लीजिए, घर कह लीजिए, विद्या का घर, विद्या के लिए जगह, है ना। तो इसके हमने क्या कर दिए, सार्थक खंड कर दिए। ये कैसे शब्द होते हैं साथियों, ये हमारे हो जाते हैं यौगिक शब्द। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिनको लिखना है वो लिख लीजिए। अगला है साथियों हमारा योगरूढ़। तो योगरूढ़ क्या होते हैं हमारे, योगरूढ़ जो शब्द होते हैं साथियों वो रहते हैं, वो डिफरेंट अर्थ देते हैं। मतलब क्या है इसका मतलब, सीधा सा हम कह सकते हैं कि विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। क्या होता है, योगरूढ़ शब्द होते हैं विशेष अर्थ प्रदान करते हैं, अर्थ प्रदान करते हैं, करते हैं। अब साथियों इसी का एग्जांपल हम इसी को उठा लेते हैं। मान लीजिए मैंने ये एग्जांपल उठा लिया, एग्जांपल लिया मैंने पंकज। तो पंकज को साथियों जब हम इसका विशेष अर्थ निकालेंगे, तो पंकज को हम कर सकते हैं साथियों कीचड़ में खिलने वाला, कीचड़ में खिलने वाला, में खिलने वाला। तो साथियों कीचड़ में खिलने वाला क्या होता है, तो यानी कि अर्थात हम लोग क्या कह सकते हैं, कीचड़ में खिलने वाला अर्थात क्या हो गया, कमल हो गया। क्या हो गया आपका, कमल हो गया। तो ऐसे कैसे शब्द होते हैं साथियों, ये हमारे शब्द हो जाते हैं योगरूढ़। क्या हो जाते हैं, योगरूढ़ शब्द हो जाते हैं। तो इसका जो आंसर बनेगा वो योगरूढ़ बनेगा। अब बात कर लेते हैं हम अपने अगले ऑप्शन की। हमारा अगला ऑप्शन दे रखा है साथियों संकर शब्द। संकर शब्द क्या होते हैं, जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं, दो भाषाओं से मिले शब्द, दो भाषाओं से मिलकर बना शब्द, से मिलकर बने शब्द को क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं, बने शब्द। जैसे कि साथियों इसका एग्जांपल ले लीजिए, मैंने एग्जांपल उस दिन ही बताया था। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं रेलगाड़ी। क्या ले लेते हैं, रेलगाड़ी। एग्जांपल हमने ले लिया इसका। तो रेलगाड़ी साथियों क्या होती है आपकी, रेल, ये साथियों आपका अंग्रेजी भाषा का लिया हुआ शब्द है, अंग्रेजी से लिया है। और प्लस साथियों गाड़ी आपका हिंदी का वर्ड हो जाएगा। गाड़ी किसका वर्ड हो जाएगा आपका, हिंदी भाषा का हो जाएगा। तो हिंदी प्लस इंग्लिश ये शब्दों को मिलाकर हमने शब्द बना दिया रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी हो गया हमारा संकर शब्द। उम्मीद करता हूं चारों शब्द आप अच्छे से समझ चुके होंगे। चारों शब्द आप किससे समझ चुके होंगे, अच्छे से समझ चुके होंगे। इसके बाद साथियों बात करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 7 की। इसका क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका योगरूढ़। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है साथियों, संस्कार में कौन सा प्रत्यय है, संस्कार में कौन सा प्रत्यय है। तो ट्रिक मैंने क्या बताई थी कि प्रत्यय कभी आ जाए तो आपको आगे वाले शब्द के पास पहुंच जाना है और वहां देखिए फिर क्या इसमें प्रत्यय हो सकता है। तो देखिए न आपका बाद में आ रहा है, क्या इसमें है नहीं, तो या तो हमारा डी होगा या हमारा ए ऑप्शन होगा, या तो डी होगा या ए ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए संस्कार में जो प्रत्यय हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा सम। क्या हो जाएगा, सम हमारा हो जाएगा। देखिए ये जो मैंने ट्रिक बताई उसको देखने के बाद हमने कितने आसानी से दो ऑप्शन गलत कर दिए, दो ऑप्शन को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, हटा दिया। तो जो हमने दो ऑप्शन को हटा दिया तो हमारी प्रोबेबिलिटी 1/2 की बन गई। कितने की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई, यानी कि सही होने के चांसेस हमारे 50-50 हो गए। जहां हमारे 25% चांस थे वहां हमारे चांस क्वेश्चन को ठीक होने के 50-50 बन गए। तो इसलिए आपको थोड़ा सा साथियों आपको ऑप्शंस को रिजेक्ट करना भी सीखना है। जब एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव टाइप हम लोग पेपर करते हैं तो वहां हमें
ऑप्शंस को रिजेक्ट करना आना चाहिए, सही करने से ज्यादा होता है कि आपको रिजेक्ट करना आ जाएगा ना तो आप सही तो चुटकियों में निकाल लोगे। तो अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 8 आ गया साथियों हमारा, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी शब्द कैसा है, रेलगाड़ी शब्द है किस भाषा का है या कैसा शब्द है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द, 4 शब्द दिए गए हैं। तो साथियों इन चारों शब्द के बारे में मैं डिटेल में वीडियो को मैं बता रखा है, ग्रामर की वीडियो है जो मेरी 4 घंटे 42 मिनट की, वहाँ मैंने इन चारों शब्द की डेफिनेशन लिखा रखी है। क्योंकि यहाँ हर क्वेश्चन में हर वर्ड की डेफिनेशन लिखाना फिर प्रैक्टिस सेट का कोई मतलब नहीं बनता, यहाँ फिर हमारा टाइम वेस्ट होता है। फिर तो मैं एक एक टॉपिक लेता हूँ, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन लेता। तो ग्रामर में इसलिए वहाँ कवर किया था कि आप 1 से 2 दिन में उस ग्रामर की वीडियो को देखें और उसके बाद आप लोग लगातार प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस किए जाएं। क्योंकि साथ ही जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो जब हम मेन एग्जाम देने जाते हैं वहाँ हमारी गलती के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो अभी अभी मैं बता के आया था पिछले क्वेश्चन में कि रेलगाड़ी शब्द जो है साथियों आपका संकर शब्द है, जो 2 भाषाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। तो रेल साथियों जो आपका रेल शब्द है ये लिया गया है अंग्रेजी शब्द, अंग्रेजी भाषा से। रेल शब्द जो है साथियों आपका रेल, ये है अंग्रेजी भाषा का, अंग्रेजी से लिया है। और वहां बात करें साथियों गाड़ी शब्द की, गाड़ी, तो ये साथियों आपका हिंदी का है। तो इन दोनों लैंग्वेज को, भाषाओं को मिला के साथियों आपका रेलगाड़ी बना है। तो 2 भाषाओं से मिलकर बने शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, 2 भाषाओं से मिलकर बने शब्द को हम लोग संकर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर हमारा 9। जिन शब्दों की व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें कहा जाता है। डेफिनेशन में मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, इसकी डेफिनेशन भी बहुत अच्छे से करा रखी है मैंने आपको जब ग्रामर की वीडियो में, कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का व्युत्पत्ति का पता नहीं चलता वे कैसे शब्द कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। कौन से शब्द कहलाते हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। और तत्सम तद्भव और अंग्रेजी के बारे में आप वीडियो में देख लेना कि मैंने वहां पर आप लोगों को क्या बताया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्न में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो साथियों आपको बताना है निम्न में से योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो योग रूढ़ के बारे में मैं क्या बता कर आया था कि विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं कि वो विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। तो साथियों यहाँ बात करें हम दूध, दूध कौन सा शब्द हो जाएगा साथियों, ये कोई विशेष अर्थ प्रदान नहीं कर रहा हमें, ये रूढ़ शब्द हो जाएगा। कैसा हो जाएगा हमारा, रूढ़ शब्द। बात करें घुड़सवार, घुड़सवार साथियों, घुड़सवार को जो हम तोड़ेंगे तो घुड़ या घोड़ा या सवार, तो घुड़सवार को तोड़ेंगे साथियों तो घोड़े पर सवार हो गया। अगला देखेंगे साथियों दशानन, दशानन का मतलब साथियों अब यानी कि 10 आनंद जिसके, तो 10 आनंद जिसके अर्थात क्या मतलब निकलता है इसका, 10 जिसके आनंद अर्थात क्या हो गया, रावण। क्या हो गया, रावण। तो साथियों ये जो वर्ड है दशानन, ये हमें क्या कर रहा है, विशेष अर्थ प्रदान कर रहा है किसके, उसमें रावण के में। तो इसका मतलब होता है रावण। तो इसीलिए दशानन में कौन सा शब्द हो जाएगा हमारा, योगरूढ़ शब्द हो जाएगा, योगरूढ़ शब्द हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों हम, जो क्वेश्चन नंबर हमारा होने वाला है 11। क्या देखेंगे 11, लौकिक, लौकिक में कौन सा प्रत्यय है, लौकिक में कौन सा प्रत्यय है। मैंने क्या बताया था, प्रत्यय उपसर्ग में, प्रत्यय उपसर्ग में सबसे बड़ी ट्रिक बताई थी, प्रत्यय कहाँ लगते हैं बाद में, उपसर्ग कहाँ लगते हैं पहले। तो साथियों देख मिलते जुलते चारों ही मिलते जुलते दे रखे हैं, चारों मिलते जुलते दे रखे हो। तो देखिए अक तो इसमें हो ही नहीं सकता, लोयक हो नहीं सकता, बात आप फंसोगे इनमें। तो इतना तो आप निकालना जानते हो साथियों। इसका सीधा सीधा आंसर क्या बन जाएगा कि लोक में एक मिल के बन गया आपका लौकिक। तो इसलिए साथियों ये हो गया आपका एक, ये क्या हो गया आपका एक, किसका हो जाएगा, थैंक यू, ये हो गया आपका एक, ये बन गया लौकिक। अगला देखेंगे जब हम प्रश्न नंबर 12, योगरूढ़, योगरूढ़ शब्द कौन सा है, योगरूढ़ शब्द कौन सा है। तो साथियों अभी अभी बता कर आए हूं जो विशेष अर्थ प्रदान करते हैं। तो विशेष अर्थ इनमें से क्या प्रदान कर रहा है, ये कैसा शब्द, रूढ़ शब्द, ये कैसा शब्द, यौगिक शब्द, ये कैसा शब्द, यौगिक शब्द। और साथियों यही बच्चा आपका लास्ट चक्रपाणी। तो चक्रपाणी हो जाएगा आपका
क्या हो जाएगा, योगरूढ़। क्यों हुआ योगरूढ़, क्यों साथियों आप लोग जानते हो चक्रपाणी का मतलब यानी कि जिसके हाथ में चक्र है, जिस पर चक्र है वो किस पे है, दोनों प्लस उसमें लगा सकते हैं हम, या तो विष्णु के में या कृष्ण के में, क्योंकि इन दोनों के पास क्या होता है, चक्र होता है, तो विशेष अर्थ प्रदान करता है हमें योगरूढ़ शब्द। तो यहाँ पर चक्रपाणी जो है इस वर्ड का मतलब हम लोग निकाल सकते हैं कृष्ण या विष्णु, तो इसलिए हमारा आंसर बन जाएगा चक्रपाणी। और रूढ़ शब्दों मैंने सबसे पहले एग्जाम्पल ही दही का दिया था आपको, और विद्यालय और दूध वाला ये क्या हो जाएंगे, यौगिक शब्द हो जाएंगे। जब बात करें साथियों हम 13वें क्वेश्चन की, तो इसमें दे रखा है लेखक में कौन सा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, किसमें, लेखक में कौन सा प्रत्यय है। हजारों बार साथियों क्वेश्चन पूछा गया है, हजारों बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लेखक में अक होता है प्रत्यय, कौन सा होता है, अक होता है। एग्जाम्पल यहाँ पर सारे के सारे वो उठाए गए हैं जो कहीं ना कहीं आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर बार पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं, वही एग्जाम्पल यहाँ मैंने आप लोगों के लिए लिए हैं। अगला देखो, धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कहलाते हैं। पूरी बिल्कुल डेफिनेशन लिखाई थी, सेम डेफिनेशन मैंने आपको लिखाई थी वीडियो में, बिल्कुल यही डेफिनेशन मैंने लिखाई थी कि जिन धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं, कृदंत कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, कृदंत कहलाते हैं। इतना साथियों आपको याद रखना है, याद रखना है, कृदंत कहलाते हैं। अगला, वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं, वह पद कहते हैं, वाक्य कहते हैं, भाषा कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द होते हैं साथियों, उन्हें क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पद कहा जाता है। पदों से मिला के तो वाक्य बनता है आपका। नेक्स्ट, अव्यय शब्द। अव्यय शब्द क्या होते हैं साथियों, अव्यय शब्द को किस नाम से जाना जाता है, सीधी सीधी डेफिनेशन लिखाई थी, अच्छे से पढ़ा रखा है मैंने, वीडियो में जाकर देखना, बहुत अच्छी पूरी ग्रामर एक वीडियो में समेट के रख दी है मैंने, 4 घंटे 42 मिनट में मैंने आपकी सारी ग्रामर को साथियों समेट के रख दिया, इतने अच्छे तरीके से विद उदाहरण देकर मैंने वहां समझा रखा है कि कोई भी गलती आप पेपर में करोगे नहीं, अगर उस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लेते हो तो। और उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, आप पाएंगे साथियों कि 37 में से आपका स्कोर हिंदी सब्जेक्ट में 37 रहा, और वहां 25 में से 25 आपके सही क्वेश्चन हुए। आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही रहने वाले हैं, और एक वीडियो में पर्यायवाची विलोम शब्द इन पर ले आऊंगा, तो जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, लोकोक्ति रहे या अनेकार्थी शब्द रहे, उन पर हम लोग ले आएंगे। तो अव्यय शब्द होते हैं साथियों अविकारी। अव्यय शब्द का एक और नाम क्या है, अविकारी शब्द किसको कहते हैं, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता, जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अव्यय शब्द अविकारी को दूसरा नाम है इसका, अविकारी कह लीजिए या आप अव्यय कह लीजिए, इसमें किसी भी प्रकार का इन शब्दों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन 17 हमारा रहने वाला है कि निम्न में से विकारी शब्द कौन सा है। जब साथियों मैंने आपको क्या बताया था कि अविकारी में हम किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते, जब परिवर्तन नहीं कर सकते तो इसका अपोजिट हो गया विकारी। तो विकारी में क्या कर सकते हैं साथियों, हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, और अविकारी में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो देखिए यहाँ, क्या यहाँ शब्द में कोई परिवर्तन कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये क्या हो जाएगा, अविकारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अविकारी हो जाएगा, अविकारी। इसके बाद देखिए आप लोग, उधर, क्या उधर शब्द में कोई होता है, तो ये भी अविकारी। इधर शब्द में कोई परिवर्तन हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये भी अविकारी। हाथी शब्द में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं, हाथी शब्द क्या है, हमारा संज्ञा है, और इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। तो ये इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, विकारी शब्द हो जाएगा। कैसा, विकारी। दोबारा सुनिए, अविकारी को ही अव्यय कहा जाता है, और अविकारी शब्दों में हम लोग परिवर्तन नहीं कर सकते। उसके अलावा इसका अपोजिट कर लीजिए विकारी, और विकारी शब्दों में हम लोग परिवर्तन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 रहने वाला है हमारा, सॉरी 18।
18 क्वेश्चन साथियों। निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? रूढ़ शब्द का साथियों मैंने आपको उदाहरण दिया था कि रूढ़ शब्द हमारे कौन से होते हैं जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं वो होते हैं यौगिक, और जो विशेष अर्थ प्रदान करते हैं वो होते हैं यौगरूढ़। तो यहाँ बात करें साथियों विद्यालय, तो विद्याधन आलय, विद्याधन आलय जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा यौगिक शब्द। कैसा हो जाएगा? यौगिक। अगला देखेंगे साथियों हम लोग कमल, तो कमल हो गया हम रूढ़, क्योंकि कमल के साथियों हम लोग सार्थक खंड नहीं कर सकते। अगला हो गया पंकज, और पंकज का साथियों जो हम विशेष अर्थ निकालेंगे तो ये निकल के आएगा कमल। पंकज का विशेष अर्थ कीचड़ में खिलने वाला अर्थात कमल, तो ये हो जाएगा हमारा योगरूढ़। क्या हो जाएगा? योगरूढ़ हो जाएगा। तो साथियों हमसे यहाँ पूछा गया है क्या रूढ़ शब्द, तो रूढ़ शब्द हमारा कौन सा निकल के आया है यहाँ पर? कमल हमारा यहाँ पर रूढ़ शब्द निकल कर आया। तो हमारा आंसर इसका जो हो गया 18 का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 19 में आपसे पूछा गया आंशिक में प्रत्यय कौन सा है। तो आंशिक में प्रत्यय कौन सा है? देर न करते हुए एक प्रत्यय किसमें हो जाएगा आपका? आंशिक में एक प्रत्यय हो जाएगा। लुटेरा शब्द में क्या प्रत्यय है? तो बार बार वही चीज आपके सामने आ रही है। मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ, प्रत्यय बाद में लगते हैं और उपसर्ग पहले लगते हैं। तो आपको दिख रहा होगा लुटेरा में क्या प्रत्यय हो जाएगा हमारा? लुटेरा में हमारा एरा प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एरा प्रत्यय हमारा हो जाएगा। एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह में क्या रूप होगा? सप्ताह का एक प्रत्यय लगाने पर क्या रूप होगा? तो देखिए यहां पर एक प्रत्यय लगाने पर सप्ताह में जो रूप बनेगा, अगला एक ऑप्शन साप्ताहिक, एक है सप्ताहिक, एक है साप्तहिक, एक है सप्तहिक। चार ऑप्शन साथियों आपको ध्यान से पढ़ने हैं। थोड़ी छोटी 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 आपकी यहाँ पर गलतियां हैं, छोटे छोटे अंतर हैं। तो ऐसा प्रश्न जब भी आ जाए तो बहुत ही ध्यान से साथियों सारे ऑप्शंस पढ़ने हैं, क्योंकि छोटी सी गलती साथियों आपको नेगेटिव मार्क की तरफ ले जाए। जहां आपको +2 मिलने वाले होंगे पुलिस में और एसएससी में आपके +1 मिलने वाले होंगे, यहाँ साथियों आपका 0.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। तो सीधा सीधा आपको 2.5 मार्क्स का लॉस हो जाएगा। और साथियों 2.5 मार्क्स का लॉस का मतलब है कि मेरिट में आप आने से साथियों 0.1 से भी रह जाते हैं। ये तो 2.5 नंबर की वाली बात है। इसलिए सारे ऑप्शन जो पढ़ने हैं आपको, एक एक ऑप्शन आपको ध्यान से पढ़कर टिक करके आना है, ध्यान से पढ़कर टिक करके आना है। तो साथियों ये हो जाएगा साप्ताहिक, साप्ताहिक हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? साप्ताहिक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सप्ताह में एक प्रत्यय लगाने से हमारा साप्ताहिक बनता है। फोर्थ देखिए, परा उपसर्ग का क्या अर्थ है? परा उपसर्ग का क्या अर्थ है? तो परा उपसर्ग के लिए दिए गए पास, एक है सीधा, एक है उल्टा और एक है पाहा। तो साथियों परा उपसर्ग का जो अर्थ होता है इसका साथियों अर्थ हो जाएगा उल्टा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? उल्टा। यानी 22 में का जो करेक्ट आंसर साथियों हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? 22 में का जो हमारा साथियों ऑप्शन बनने वाला है ये बनने वाला है साथियों हमारा उल्टा। क्या बनने वाला है? उल्टा बनने वाला है। क्या बनने वाला है? उल्टा बनने वाला है। अगला देखेंगे हम लोग, किसमें उपसर्ग नहीं है? किसमें उपसर्ग नहीं है? किसमें उपसर्ग नहीं है? प्रत्यय उपसर्ग बताइए। उपसर्ग मैंने कहाँ बताया था, कहाँ लगता है? कमेंट में बताइएगा कहाँ लगता है। तीनों वर्ड समझ के आप लोग पता चला गया होगा आपको कि ओढ़ना शब्द जो है साथियों इसमें कोई भी उपसर्ग नहीं है। इसमें कोई भी उपसर्ग हमारा नहीं रहने वाला है। अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे, अत्याचार। अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? तो अत्याचार साथियों जो हमारा शब्द है इसमें जो आपका उपसर्ग हो जाएगा, चार ऑप्शन आपके आ, चार, अत्या और अति, चार ऑप्शन जो दे रखे हैं। अत्याचार में हमारा जो उपसर्ग हो जाएगा वो उपसर्ग हमारा अति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अति हमारा इसमें उपसर्ग हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 रहने वाला है हमारा। इसमें शब्द भाषा की कैसी इकाई है? शब्द भाषा की कैसी इकाई है यहाँ पर पूछा गया है।
और पहला ऑप्शन है स्वतंत्र और दूसरा ऑप्शन है सार्थक। तीसरा ऑप्शन दे रखा है आपको स्वतंत्र एवं सार्थक और चौथा ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन क्या है? शब्द भाषा की कैसी इकाई है? पहला स्वतंत्र, दूसरा सार्थक, तीसरा सार्थक एवं स्वतंत्र, चौथा हो गया इनमें से कोई नहीं। तो साथियों शब्द जो भाषा की इकाई है वो कैसी है? स्वतंत्र के साथ साथ सार्थक है। सार्थक है, कोई अर्थ देगी साथियों तभी वो शब्द कहलाता है, वरना वो शब्द नहीं कहलाएगा। कोई अर्थ देना पड़ता है उसे। सार्थक यानी कि अर्थ सहित कोई शब्द बनता है वो सार्थक होता है। ये इतना आपको याद रखना है। तो शब्द जो भाषा की इकाई है साथियों, ये कैसी इकाई है? स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 26। शब्द कैसे बनते हैं? शब्द कैसे बनते हैं? तो यहां दे रखा है स्वर एवं व्यंजनों के मेल से बनते हैं या स्वरों के मेल से बनते हैं। थर्ड, निरर्थक एवं सार्थक शब्दों के मेल से बनते हैं। और फोर्थ ऑप्शन हमारा ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय होते हैं। क्या होते हैं बताइए? चार ऑप्शन देना है। तो साथियों स्वर मिला दें और व्यंजन मिला दें तो क्या आपका शब्द बन सकता है? ऐसा साथी पॉसिबल नहीं है। क्या स्वर ही स्वर मिलाने से हमारा शब्द बन सकते हैं? ऐसा भी साथियों हमारा पॉसिबल नहीं है। निरर्थक, निरर्थक तो साथियों शब्द होते ही नहीं है। कोई भी निरर्थक है यानी जिसका कोई अर्थ है ही नहीं, तो साथियों वो शब्द कैसे बन जाएगा? जिसका कोई अर्थ है ही नहीं वो शब्द कैसे बन जाएगा? तो साथियों ध्वनियों के मेल से बने कैसे सार्थक, सार्थक जो हमारे वर्ण होते हैं उनका समुदाय क्या होता है? वो शब्द होता है। क्या हो गया इसका आंसर करेक्ट? कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहा जाता है? आपका शब्द कहा जाता है। शब्द कहा जाता है। तो अगला प्रश्न जो हो जाएगा 27, यौगिक शब्द कौन सा है? यौगिक पर आइए। यौगिक मैंने आप लोगों को क्या बताए थे कि जिसके सार्थक खंड किए जा सके, जिसके सार्थक खंड किए जा सके। तो सबसे पहले दूध, इसके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते। जब हम इसके सार्थक खंड नहीं करेंगे तो साथियों ये कैसा शब्द हो जाएगा हमारा? ये हमारा रूढ़ शब्द हो जाएगा। दिन, दिन के भी सार्थक खंड हम लोग नहीं कर सकते तो दिन में हमारा रूढ़ शब्द हो जाएगा। पंकज, पंकज साथियों एक विशेष अर्थ प्रदान करता है, तो विशेष अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों को हम लोग योग रूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? योग रूढ़ कहते हैं। ये हमारा योग रूढ़ हो जाएगा। अगला पूछा गया हमसे यौगिक, तो यौगिक के हम लोग सार्थक खंड कर सकते हैं। पाठ प्लस शाला यानी पाठ के लिए शाला, तो ये क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर? पाठशाला हो जाएगा। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहते हैं? ये शायद रिपीट हो गया क्वेश्चन। देशज कहा जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है? देशज शब्द कहा जाता है। जिन शब्दों की उत्पत्ति का ही पता ना चले उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? देशज शब्द कहा जाता है। अगला है हमारा बहुब्रीहि समास के उदाहरणों में कौन सा शब्द होता है? बहुब्रीहि समास के उदाहरणों में कौन सा शब्द होता है आपको इतना बताना है। तो साथियों मैंने डायरेक्ट अपनी वीडियो में एक लाइन लिखाई थी, देखिए इस पे मत जाना है ना, ये हो जाता है टाइपिंग में इधर उधर कभी कभी टाइप करने में हो जाता है। तो आपको याद हो तो ग्रामर की जब वीडियो कराई गई थी 4 घंटे 42 मिनट की, उसमें सीधी सीधी मैंने ये लाइन लिखाई थी, नोट डाल के लिखाई थी, क्योंकि स्पेशल चीजें साथियों पेपर में पूछी जाती हैं। जो अपवाद होते हैं पेपर में ज्यादातर वही पूछे जाते हैं। तो जितने भी साथियों बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं उनमें आपको याद रखना है उनमें योगरूढ़ शब्द होता है, क्योंकि बहुब्रीहि समास में भी क्या होता है? एक विशेष अर्थ का प्रदान होता है, हमें एक विशेष अर्थ मिलता है। सेम साथियों योगरूढ़ में भी हमें क्या होता है? विशेष अर्थ मिलता है। तो इसलिए बहुब्रीहि समास के साथियों हमारे जितने भी उदाहरण होंगे उनमें क्या रहेगा? उनमें आपका योग रूढ़ शब्द होता है। लास्ट क्वेश्चन साथियों हमारा हिंदी का रहने वाला है। इसके बाद हम लोग 15 करंट अफेयर के क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद 15 हम लोग जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं। और वहाँ जीके में मैंने सारे सब्जेक्ट से एक एक दो दो ऑप्शन डाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया वो लाइक शेयर कर दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारा हिंदी का आज का अंतिम क्वेश्चन जो रहने वाला है ये रहने वाला है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण शब्द कैसे हैं?
क्या विकारी हैं या अविकारी हैं या संकर हैं या अरबी हैं, कैसे शब्द हैं? तो साथियों मैंने क्या बताया था, अविकारी में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, विकारी में परिवर्तन किया जा सकता है। तो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के पदों में हम लोग क्या कर सकते हैं, इनमें परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे कैसे शब्द हो जाएंगे, ये हमारे विकारी शब्द हो जाएंगे। और अविकारी में क्या बताया कि परिवर्तन नहीं कर सकते। संकर शब्द क्या होते हैं, दो भाषाओं से मिले शब्द को संकर शब्द कहते हैं। और अरबी शब्द कैसे हैं साथियों, विदेशी शब्दों मैंने आपको अरबी, फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेजी, ये साथियों मैंने आपको विदेशी शब्दों में शब्द पढ़ा रखे हैं। प्लस इनके अंदर कौन कौन से शब्द आते हैं मैंने ये अभी आपको पढ़ा रखे हैं। तो जिन्होंने नहीं देखा वीडियो में जाके देखिए, हर एक डाउट क्लियर किया गया है, हर एक टॉपिक से वहां पर क्वेश्चन बनाए गए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण सारे क्वेश्चन वहां पर डाले गए हैं। तो हिंदी के हमारे 30 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हमारे 30 क्वेश्चन साथियों जीएस के रहने वाले हैं, जिसमें करंट अफेयर भी मैंने शामिल किया है। करंट अफेयर के भी ऐसे क्वेश्चन शामिल किए हैं जो साथियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो लगभग 35 मिनट हो चुके हैं। करंट अफेयर जीके में ज़्यादा एक्सप्लेन के लिए कुछ होगा नहीं, तो 20 से 25 मिनट में ये भी खत्म, यानी 1 घंटे में हमारे 60 क्वेश्चन कंप्लीट। तो साथियों देख चलते हैं हम अपने 31 क्वेश्चन की तरफ। 31 क्वेश्चन से हम जो देखेंगे, ये हमारा क्वेश्चन जो रहने वाला है, इसमें 31 का पहला क्वेश्चन जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कि एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे बनाया गया है। सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसको बनाया है, यानी एक तरीके से इसका हेड समझ लीजिए, वो किसे बनाया गया है। चार ऑप्शन आपके पास, रश्मि, नितिन, एसएल थाउसेंड और शीलवर्धन सिंह, चार ऑप्शन साथियों आपको दिए गए हैं। तो इनमें बताना है आपको कौन बनाया गया। तो साथियों एसएसबी की जो महानिदेशक बनाई गई वो है साथियों आपकी रश्मि शुक्ला। वो कौन बनाई गई हैं, रश्मि शुक्ला। अब बाकी के 3 नाम साथियों और जो दे रखे हैं, ये भी साथियों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा। जो बाकी के 3 नाम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कॉपी पेन उठाइए या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कि ये 3 और कौन है। तो साथियों ये 3 हमारे रहने वाले हैं। नितिन अग्रवाल जो है साथियों, ये बीएसएफ के महानिदेशक हैं, बीएसएफ के महानिदेशक हैं साथियों, ये बीएसएफ के महानिदेशक हैं हमारे। अब बात करें हम लोग एसएल थाउसेंड की, तो एसएल थाउसेंड भी साथियों हमारे महानिदेशक हैं। किसके महानिदेशक हैं, ये सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं, सीआरपीएफ के महानिदेशक ही साथियों रहने वाले हैं। अब बात करें साथियों हम लोग शीलवर्धन सिंह की, तो शीलवर्धन सिंह भी हमारे महानिदेशक हैं। ये किसके हैं, ये सीआईएसएफ के हैं। किसके हैं, ये सीआईएसएफ के हैं। जो साथियों हमारे अर्धसैनिक बल होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों 4 इंपोर्टेंट उनमें से यही है कि एसएसबी के महानिदेशक रश्मि शुक्ला, नितिन अग्रवाल बीएसएफ के महानिदेशक, एसएल थाउसेंड आपके सीआरपीएफ के महानिदेशक और साथियों शीलवर्धन सिंह आपके सीआईएसएफ के महानिदेशक हो जाएंगे। ये चारों के चारों मैंने यहाँ पर शामिल कर दिए। आप लोगों ने मेरी वीडियो में एक चीज नोटिस की होगी कि अगर मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो एक क्वेश्चन साथी एक क्वेश्चन पर आके टिकने नहीं टिकता, वहां मैं आपको 4 से 5 क्वेश्चन तैयार करा देता हूं। अगर बात करें हम इस वाले क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 31 जो दिखने में क्वेश्चन आपको लग रहा है, लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको 4 क्वेश्चन तैयार करा दिए कि अगर एसएसबी के पूछे जाए एसएसबी बता देना, और बीएसएफ के महानिदेशक पूछे जाए तो नितिन बता देना, नितिन अग्रवाल। और वहीं आपसे सीआरपीएफ के पूछे जाए तो साथियों एसएल थाउसेंड बता देने हैं, और सीआईएसएफ के पूछे जाए तो शीलवर्धन सिंह आपको बता देना है। एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर तैयार हो गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32, त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर। आप लोग देख रहे होंगे ब्रांड एम्बेसडर का मैं डेली एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। हर उस टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साथियों त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर यहाँ आपसे पूछे गए हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अनुराग ठाकुर, नितिन गडकरी, सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली। सबसे पहले बात कर लेते हैं साथियों हम लोग अनुराग ठाकुर की। अनुराग ठाकुर कौन है वर्तमान समय में, ये हमारे खेल मंत्री हैं, याद रखना, ये हमारे केंद्रीय खेल मंत्री हैं। नितिन गडकरी कौन है, परिवहन मंत्री हैं साथियों, केंद्रीय परिवहन मंत्री।
केंद्रीय परिवहन मंत्री हैं हमारे ये। अब बात करें साथियों हमारी सचिन तेंदुलकर का। सचिन तेंदुलकर साथियों हमारे भारत के महान क्रिकेटर रह चुके हैं, और मैंने बताया था कि एकमात्र ऐसे क्रिकेटर जिन्हें साथियों क्या मिल चुका है, जिन्हें आपका भारत रत्न मिल चुका है। और भारत रत्न पाने वाले ये साथियों सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं, जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है, सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं। और तो यह साथियों एक ऑप्शन हमारे पास बचता है कि त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर कौन हो जाएंगे, सौरव गांगुली हो जाएंगे। ये साथियों आपके भारत के पूर्व कैप्टन रह चुके हैं। और आपको एक चीज याद रखनी है कि बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन, 21वां वरुण अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? 21वां वरुण अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? आपको इतना बताना है। चार ऑप्शन, भारत फ्रांस, पाक चीन, भारत जापान और भारत नेपाल, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो साथियों वरुण अभ्यास जो होता है, वरुण अभ्यास याद रखना, ये किन दो देशों के बीच होता है? ये भारत और फ्रांस के बीच होता है। भारत और फ्रांस के बीच होता है। तो भारत और फ्रांस के बीच क्या होने वाला है? ये आपका वरुण युद्धाभ्यास। और एक चीज और पूछ ली जाए कि कौन सी सेनाओं के बीच होता है? साथियों ये होता है आपकी नौसेनाओं के बीच। किसके? नौसेना के, दोनों देश की नौसेना है उनके बीच में ये होता है। और ये कहाँ हुआ? ये अरब सागर में हुआ। इतना आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन से यहाँ पर हमारे 3 क्वेश्चन तैयार। ये पूछा जाए 21वां वरुण अभ्यास कहाँ हुआ? तो अरब सागर में हुआ। किन कौन सी सेनाओं के बीच होता है? नेवी जो है हमारी उनके बीच होता है। और किन दो देशों के बीच होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच होता है। इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर साथियों बात करें 5वां ऑस्ट्रेलिया इंडेक्स, चलिए नाम निकल गया मेरे मुंह से, ये वाला 2030 कहाँ आयोजित हुआ? ये वाला कहाँ आयोजित हुआ? आपको इतना बताना, भारत में आयोजित हुआ या जापान में हुआ या सिंगापुर में हुआ या आपका सिडनी में हुआ, इतना आपको बताना है। तो साथियों देखिए, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ऑस्ट्रेलिया ये बन रहा है इंडेक्स से साथियों, आपका इंडिया बन रहा है। तो आपको इतना पता चलेगा ये किस किस के बीच होता है। 2 ऑप्शन, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से ही बन जाएंगे हमारे। किस किस के बीच होता है? ये होता है हमारा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। किसके बीच? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। एक क्वेश्चन तैयार। दूसरा क्वेश्चन कि इस बार कहाँ हुआ? तो साथियों इस बार ये हुआ आपका सिडनी में। सिडनी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। सिडनी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। तो ये ऑस्ट्रेलिया में हुआ। तीसरा पूछ लिया जाए कि कौन सी सेनाओं के बीच होता है? तो साथियों ये भी नौसेनाओं के बीच होता है। दोनों देशों की नौसेना के बीच में क्या होता है? ऑस्ट्रेलिया इंडेक्स, यानी ये जो देखा 2023 का आयोजित हुआ। और किस शहर में हुआ ये पूछा जाए तो आपका सिडनी बता देना है। कंट्री पूछा जाए तो आपको कंट्री ऑस्ट्रेलिया बता देना है। 4 हमारे इससे भी क्वेश्चन, हमने एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन तैयार किए। इसरो, इसरो साथियों, इसरो ने तहलका मचा रखा है साथियों। इसरो दुनिया में हमने परचम लहरा दिया है। इसरो, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? 2 दे रखे हैं साथियों यहाँ पर। एक नाम है एस सोमनाथ, दूसरा के सिवन, तीसरा नाम है मोहन सिंह, चौथा नाम इनमें से कोई नहीं। मैं समझता हूँ साथियों कि जब इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आ जाता है तो बड़ी मुश्किल आप लोगों के लिए हो जाती है। तो इसीलिए प्रैक्टिस कराने के लिए आप लोगों के लिए जानबूझकर साथियों इनमें से कोई नहीं डाला जाता है, जिससे आपका जो भी डर है इनमें से कोई नहीं को लेकर, या आपकी प्रैक्टिस में कोई कमी है तो आप लोग और ज़्यादा मेहनत करें। और आप प्रैक्टिस में गलती कर लें लेकिन जो मेन एग्जाम है उसमें गलती न करें। आपको याद होते कि ऐड आता था कि मम्मा कहती है कि जो भी गलती करनी है प्रैक्टिस में कर ले, फाइनल एग्जाम में कोई मिस्टेक नहीं करनी है। तो साथियों जो भी गलती करनी है यहाँ गलती कीजिए और उस गलती को सुधारिए, और जिससे आपका मेन एग्जाम जो है उसमें कोई भी गलती आप लोग न कर पाए। तो साथियों वर्तमान जो अध्यक्ष है इसरो के, ये है साथियों आपके एस सोमनाथ। और एस सोमनाथ साथियों हमारे 10वें इसरो के अध्यक्ष बने हैं। अब बात की जाए साथियों इससे पहले कौन थे? तो इससे पहले साथियों हमारे के सिवन थे। और के सिवन कौन से थे? 9वें अध्यक्ष थे। इतना आपको याद रखना है। वर्तमान पूछे जाए वर्तमान बता दीजिएगा, और वर्तमान से पहले वाले पूछे जाए ये बता दीजिएगा। कौन से भी नंबर के हैं? ये 10वें नंबर के हैं। और के सिवन हमारे 9वें नंबर के थे। अगला क्वेश्चन, आईसीसी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्केल
रोजर बिन्नी, राहुल द्रविड़ और ऋषिकेश काटिनकर, ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो साथियों आईसीसी के यानी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के वर्तमान जो अध्यक्ष हैं साथियों, ये आपके हो जाएंगे ग्रेग वर्कल। ग्रेग वर्कल आपके क्या हैं, आईसीसी के अध्यक्ष हैं। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये साथियों न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं। किस देश से हैं ये न्यूजीलैंड के हैं। अब बात करें साथियों बाकी के 3 ऑप्शंस की, तो बाकी के 3 नाम मैंने दिए हैं, ये भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात करें रोजर बिन्नी की, तो रोजर बिन्नी साथियों इस समय पर बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई के साथी कौन है इस समय पर, बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, रोजर बिन्नी है। और एक चीज और पूछ ली जाए कि रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष बनने वाले कौन से भी नंबर के अध्यक्ष हैं, तो 36वें नंबर के साथियों हमारे अध्यक्ष बनाए गए हैं। ये कौन से नंबर के, 36वें नंबर के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बाकी के 2 नामों पर चर्चा करें तो इसमें एक नाम आता है राहुल द्रविड़ का। तो राहुल द्रविड़ साथियों जो वर्तमान भारत की क्रिकेट टीम, पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं। ये पुरुष क्रिकेट टीम में मुख्य कोच हैं, पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच, पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं, क्रिकेट टीम के मुख्य कोच, टीम के मुख्य कोच हैं। और बात करें साथियों हमारी ऋषिकेश काटिनकर, साथियों ऋषिकेश काटिनकर भी एक बहुत महत्वपूर्ण नाम है। ये ऋषिकेश काटिनकर साथियों जो वर्तमान में पुरुष के हमारे जो महिला क्रिकेट टीम है उसके कोच हैं। ऋषिकेश काटिनकर क्या है, महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच आपको याद रखना है। चारों नामों के मैंने बता दिया कि ग्रेग बॉर्कल क्या हो गए, आईसीसी के अध्यक्ष हो गए, रोजर बिन्नी क्या हो गए, बीसीसीआई के अध्यक्ष हो गए, राहुल द्रविड़ हमारे पुरुष टीम के कोच हो गए, और ये ऋषिकेश क्या हो गए, महिला टीम के कोच हो गए। रोजर बिन्नी क्या है, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं 36वें। ग्रेग बार्कल क्या है, न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं और आईसीसी के अध्यक्ष हैं। 2 और महत्वपूर्ण नामों पर चर्चा कर लेते हैं साथियों हम, जो बीसीसीआई के संबंधित हैं। देखिए अगर पूछ लिया जाए आपसे कि सचिव कौन है, तो सचिव साथियों इस समय पर कौन है, ये बीसीसीआई के सचिव इस समय पर जय शाह। कौन है, जय शाह है सचिव पूछ लिया जाए। और साथियों मुख्य चयनकर्ता जो है हमारे, कौन, बीसीसीआई की मुख्य चयनकर्ता याद रखना, आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना, अध्यक्ष और मुख्य चयनकर्ता में कंफ्यूज नहीं होना। चयनकर्ता जो है हमारे ये आपके कौन हो जाएंगे, हमारे भारत के पूर्व तेज गेंदबाज अजीत आगरकर हैं, अजीत आगरकर हैं, इतना आपको याद रखना है। इससे ज्यादा साथियों आपसे नहीं पूछेगा। सचिव पूछ लेगा, मुख्य सचिव पूछ सकता, मुख्य चयनकर्ता पूछ सकता है आपसे, कोच पूछ सकता है दोनों, या कौन सा पूछ सकता है, अध्यक्ष पूछ सकता है। इससे ज्यादा कुछ आपसे पूछने वाला इसमें नहीं है। अगले क्वेश्चन की बात करें, देखिए 4 क्वेश्चन साथियों मैंने ऐसे लिए हैं जो डायरेक्ट 1 लाइन की फॉर्म में मैंने डाल दिए। 1 लाइन की फॉर्म में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आपको डायरेक्ट 1 लाइन की स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन है। तो याद रखना, हेलिना जो है साथियों, हेलिना भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल है। पूछा जाए हेलिना क्या है, तो हेलिना जो एक टैंक रोधी मिसाइल है, लेकिन कैसी है, ये भारत में विकसित है। भारत में विकसित हुई टैंक रोधी मिसाइल कौन सी है, हेलिना है, इतना आपको याद रखना है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां शामिल किया है, पिनाक क्या है साथियों, तो पिनाक जो है भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट है। क्या है, भारत का पहला स्वदेशी रॉकेट पूछ लिया जाए तो साथियों पिनाक पर टिक कर देना है। वही साथियों हेलिना के बारे में पूछ लिया जाए, हेलिना क्या है, तो भारत में विकसित टैंक रोधी मिसाइल है। आपको ये दोनों याद रखने हैं। अगली बात करें चिनूक, चिनूक क्या है ये याद रखना, तो चिनूक जो है साथियों अमेरिकी कंपनी बोइंग जो है उसका हेलीकॉप्टर है। और ये पूछ लीजिए बोइंग जो हेलीकॉप्टर कंपनी वो कहाँ की है, वो अमेरिका की है। और चिनूक क्या है, अमेरिकी कंपनी, बोइंग का क्या है, हेलीकॉप्टर है। क्या है, हेलीकॉप्टर है। एक और मोस्ट इंपोर्टेंट पूछ लिया जाता है कि अपाचे हेलीकॉप्टर कहाँ का है, तो साथियों अपाचे हेलीकॉप्टर जो है वो अमेरिका का है। तो याद रखना अपाचे क्या है, अमेरिका का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। तो 4 क्वेश्चन साथियों मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट की फॉर्म में यहाँ पर लिए। 2 मिनट में 4 क्वेश्चन हुए जो हमारे स्टेटमेंट की फॉर्म में यहाँ पर मैंने ले लिए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यूएनओ, यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ,
संयुक्त राष्ट्र संघ साथी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहां से अक्सर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, ये आपका अक्सर पूछ लिया जाता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है एंटोनियो गुटेरस, या गुटरस या गुटेरस कुछ भी आ जाए, कहीं कहीं गुटेरस मिल जाएगा, कहीं कहीं गुटरेस मिल जाएगा, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। और दूसरा नाम दे रखा है हमारा अमीना जे मोहम्मद, तीसरा नाम है इनमें से दोनों, और चौथा नाम है कोई नहीं। तो साथियों एक चीज याद रखना, जब महासचिव की बात की है तो यूएनओ के जो महासचिव हैं ये एंटोनियो गुटेरस है। ये कौन है? एंटोनियो गुटेरस है। और एक चीज और इसमें पूछ लीजिए आए कि यूएनओ के महासचिव एंटोनियो गुटेरस कहाँ के हैं, तो मैंने यहाँ पर कंट्री का नाम भी शामिल कर दिया है, ये पुर्तगाल के हैं। कहाँ के हैं? पुर्तगाल के हैं। अब साथियों दूसरे नाम पर हम लोग चर्चा करें कि अमीना जे मोहम्मद कौन है। अमीना जे मोहम्मद कौन है? तो साथियों ये भी बहुत बड़ा नाम है अपने आप में एक। तो साथियों ये यूएनओ के उप महासचिव हैं। क्या है? यूएनओ के उप महासचिव हैं। कौन है यूएनओ के उप महासचिव? साथियों यूएनओ के उप महासचिव हैं आपके अमीना जे मोहम्मद, यूएनओ के उप महासचिव हैं। और सचिव पूछ लिए जाएं तो एंटोनियो गुटेरस हमारे हो जाएंगे। और एंटोनियो गुटेरस जो है पुर्तगाल के रहने वाले हैं। और साथियों बात करें अमीना जे मोहम्मद जो महासचिव हैं, ये साथियों आपके नाइजीरिया देश से बिलोंग करते हैं। इससे ज्यादा एग्जामिनर आपसे कुछ पूछ नहीं सकता। एक है साथियों विश्व के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विश्व के 3 सुपर कंप्यूटर में पहले स्थान पर कौन सा है? या सीधा सीधा क्वेश्चन, विश्व का सबसे सुपर फास्ट जो सुपर कंप्यूटर है उसमें पहले नंबर पर कौन सा आता है? 3 छोड़िए, पहले नंबर पर कौन सा आता है? सबसे पहले नंबर पर, दुनिया में सबसे पहले नंबर पर कौन सा आता है? तो 4 ऑप्शन, फ्रंटियर, दूसरा फुगाकू, तीसरा लूमी और चौथा परम सिद्धि। ये 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो साथियों याद रखना, वर्तमान समय में विश्व में जो सबसे सुपर फास्ट कंप्यूटर के में पहले स्थान पर है यह है साथियों हमारा फ्रंटियर। कौन सा है? फ्रंटियर। और एक चीज और इसमें पूछी जाए, एक चीज और पूछी जाए कि फ्रंटियर कहाँ का है, तो फ्रंटियर साथियों हमारा अमेरिका का है। किसका है? अमेरिका का है। कभी कभी एग्जामिनर चालू बनता है और वो क्या करता है, मेरे बच्चों को फंसाने की कोशिश करता है, वो पहले ना पूछ के दूसरा पूछ लेता है। तो दूसरा भी साथी हमने तैयार किया है, एग्जामिनर से कहना सोलंकी सर ने तैयार कराया है, पूछो तुम कितना पूछ सकते हो, कितना अंदर तक तुम जा सकते हो, पूछो तुम हमसे क्या पूछोगे, हम तैयार होकर आए हैं। और करंट अफेयर जीके और हिंदी में तुम्हें क्वेश्चन गलत है तो करने बिल्कुल नहीं देंगे। तो साथ ही दूसरे नंबर का पूछ लिया जाए तो दूसरे नंबर का हो जाएगा आपका फुगाकू। और फुगाकू कहाँ का है आपका? ये फुगाकू रहने वाला है जापान का। फुगाकू कहाँ का रहने वाला है? जापान का रहने वाला है। इतना ही नहीं, अगर थर्ड भी पूछ लिया जाए तो साथियों थर्ड हो जाएगा आपका लूमी। और लूमी कहाँ का है आपका? फिनलैंड का है। अब बात कर लेते हैं चौथे ऑप्शन की, परम सिद्धि। परम सिद्धि साथियों सीडीएक जो पुणे ने तैयार किया है, सीडीएक जो पुणे ने तैयार किया है, ये पूछ लिया जाता है। ये साथियों भारत का पहला, भारत में पहले नंबर पर है, भारत का पहला, भारत में पहले नंबर पर आता है, भारत में फर्स्ट। वर्ल्ड में फर्स्ट फ्रंटियर, फ्रंटियर कहाँ का है? अमेरिका का। दूसरा फुगाकू, फुगाकू कहाँ का है? जापान का। तीसरा लूमी, लूमी कहाँ का है? आपका फिनलैंड का। और भारत का पहला परम सिद्धि जो सीडीएक पुणे ने तैयार किया है। इससे ज्यादा एग्जामिनर कुछ पूछने वाला आपसे नहीं है इसमें। क्वेश्चन 43, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर 2023 किसे दिया गया? बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम इसको टिक करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यह अवार्ड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 44, मुख्यमंत्री सुमंगला योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना किस राज्य से संबंधित है? मेरे सिपाहियों, मेरे यूपी के जवानों, मेरे यूपी पुलिस भर्ती के जवानों, मेरे साथियों, मेरी बहनों, जिस प्रदेश की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जिस प्रदेश की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जहां आप लोग भर्ती होना चाहते हैं, वहां की ही योजना है, यानी कि हमारी उत्तर प्रदेश की ये योजना है। कहाँ की योजना है ये? उत्तर प्रदेश की योजना है। कहाँ चल रही है? मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, या वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट की बात करें, ये साथियों हमारी यूपी की है। और यूपी के आप लोग मुख्यमंत्री जानते ही हो इस समय पर कौन है। अगली बात करें, पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? पहला
जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? चार ऑप्शन: भुवनेश्वर उड़ीसा, आगरा यूपी, ग्वालियर एमपी, करनाल हरियाणा। कहाँ आयोजित हुआ आपको ये बताना है। तो साथियों, पहला जनजातीय खेल महोत्सव जो आयोजित हुआ है, ये अगर आपसे जगह पूछे तो भुवनेश्वर बता देना, और आपसे राज्य पूछा जाए तो उड़ीसा बता देना। दोनों तरीके से मैंने शामिल किया है। एग्जामिनर आपको घुमाने की कोशिश करे तो आपको साथियों क्वेश्चन को गलत नहीं करना है, आपको बता देना है। अगर आपसे जगह का नाम पूछे तो भुवनेश्वर हो जाएगा, या आपसे स्टेट पूछ ले तो उड़ीसा आपका स्टेट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि निम्न में से वायरस जनित रोग कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है खांसी जुकाम, जुकाम कर लीजिएगा इसे। सेकंड ऑप्शन आपसे को दिया गया है एड्स, और थर्ड ऑप्शन आपसे पूछा गया है डेंगू, और चौथा है आपसे इनमें से सभी। तो आप जानते हो साथियों, वायरस संबंधित कौन कौन से रोग होते हैं, चाहे वो खांसी जुकाम हो या एड्स हो या डेंगू हो, ये चारों के सभी रोग किससे होते हैं हमारे? ये सभी के सभी रोग किससे होने वाले हैं? ये सभी के सभी वायरस से हमारे होने वाले रोग हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्यूबलाइट क्या करता है? ट्यूबलाइट क्या करता है यहां पर पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि ट्यूबलाइट यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। थर्ड ऑप्शन है आपका विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है, या विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो साथियों, यहाँ पर बात करें ट्यूबलाइट की, तो ट्यूबलाइट आपको ध्यान रखना है रोशनी देता है। तो लास्ट वर्ड पकड़ना है, हमें क्या करना है? लास्ट वर्ड पकड़ना है, ट्रिक से चलना है, जिससे हमारा क्वेश्चन गलत ना होने पाए। तो जब हमें प्रकाश मिलता है, रोशनी मिलती है, तो यहां मिल रही है हमें विद्युत, यानी कि विद्युत मिलते ही ये हो गया हमारा गलत। दूसरा क्या है, यहां भी हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी मिलते ही ये भी हो गया गलत। यहां में मिल रहा है साउंड, यानी मिल रही है ध्वनि, ध्वनि मिलते ही ये हो गया हमारा गलत। ऑप्शन बचता है साथियों हमारे पास एक। आंख बंद करके आप इस पर टिक लगा देना, आपका क्वेश्चन गलत बिल्कुल भी नहीं होगा, आपका क्वेश्चन गलत बिल्कुल नहीं होगा। अगली बात करते हैं साथियों, चींटी के डंक में यानी कि काटने में कौन सा अम्ल होता है? चींटी के डंक में काटने में कौन सा डंक होता है? तो साथियों, आपको याद रखना है, चार ऑप्शन है। पहला है फॉर्मिक अम्ल, दूसरा है लैक्टिक अम्ल, तीसरा है साइट्रिक अम्ल, और चौथा है मौलिक अम्ल। यहां आपको चार प्रकार के ये डंक, चार प्रकार के अम्ल की बात की गई है कि किसमें कौन सा पाया जाता है। तो पहला देखिए, चींटी का डंक फॉर्मिक अम्ल या लैक्टिक अम्ल होगा, या साइट्रिक अम्ल होगा, या मौलिक अम्ल होगा। यहाँ पर चार आपको दिए गए हैं, तो आपको याद रखना, चींटी के काटने में या कभी कभी चींटी का डंक दे देता है, उसमें आपसे अम्ल पूछा जाता है, तो उसमें आपको याद रखना फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। वहीं बाकी के तीन ऑप्शंस की बात करें, तो बाकी के तीन ऑप्शंस को जाने नहीं दूंगा। मैंने क्या बताया था, एक क्वेश्चन से आपको चार क्वेश्चन पढ़ा कर जाऊंगा, चार क्वेश्चन आपकी तैयार करा कर जाऊंगा। कम पढ़िए अच्छा पढ़िए, कम पढ़िए बट अच्छा पढ़िए। हम लोगों को तैयारी 100% की नहीं करनी, हम लोगों को तैयारी 80 से 90% की करनी है, और उस 80 से 90% को इतना मजबूत पढ़ लेना है कि 90 के 90, अगर हम लोग 90% तैयार किए तो 90 का 90% सही हो। साथियों, ऐसी तैयारी मत करना कि 100% की तैयारी करो और हाथ कुछ ना लगे, 50% पे जाके अटक जाओ। ऐसी पढ़ाई से साथियों कोई फायदा नहीं है। कम पढ़ो अच्छा पढ़ो, कम पढ़ो बट अच्छा पढ़ो, ऑथेंटिकेट पढ़ो आप। तो साथियों, लैक्टिक अम्ल की बात करें तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है साथियों हमारा किसमें? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है हमारा दूध में, और कभी कभी साथियों दही भी दे दिया जाता है। तो दूध या दही कहीं दे दिया जाए आपको, तो ये हो जाएगा आपका लैक्टिक अम्ल। एक होता है साथियों साइट्रिक अम्ल, तो साइट्रिक अम्ल पाया जाता है आपके खट्टे फलों में। किसमें? खट्टे फल जो होते हैं साथियों, इनमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अब बात करें साथियों मौलिक अम्ल, मौलिक अम्ल कई बार पूछा गया साथियों, हजारों बार पूछा जाता है कि मौलिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो मौलिक अम्ल आपका सेब में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? सेब जब आप खाते हो तो आपको क्या मिलता है? मौलिक अम्ल मिलता है सेब में। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में, और लैक्टिक अम्ल दूध या दही में हमें मिलता है। इतना साथियों में याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है साथियों हमारा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात करें साथियों, सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो इसके न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? फर्स्ट ऑप्शन राष्ट्रपति, दूसरा मुख्य न्यायाधीश,
सुप्रीम कोर्ट का, ये एससी लिख दिया सुप्रीम कोर्ट, एससी मतलब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से है। थर्ड है उपराष्ट्रपति और चौथा है प्रधानमंत्री। तो साथियों बिना देर करती हूँ मैं बता देता हूँ कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं हमारे राष्ट्रपति। और सर कहोगे हर बार तो कह रहे थे 4 क्वेश्चन तैयार कराऊंगा, तो क्या यहाँ भी 4 तैयार होंगे? बिल्कुल कराऊंगा, बिल्कुल यहाँ भी कराऊंगा। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति दिलाएगा। और पूछ लिया जाए, वहीं क्वेश्चन घुमा दिया जाए कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है साथियों हमारा एससी के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, यानी सीजेआई, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, सीजेआई। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सीजेआई दिलाते हैं। सीजेआई को कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाते हैं, इतना याद रखना। और क्वेश्चन बढ़ाकर पूछ लिए जाए कि उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो उपराष्ट्रपति को शपथ हमारे राष्ट्रपति दिलाते हैं। क्या दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं, इतना आपको याद रखना है। और ज्यादा पूछ लिया जाए और ज्यादा बढ़ा दे कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा कैसे देते हैं, तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं। और ज्यादा पूछ ले कि उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देगा, तो उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देगा। कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन एक लाइन से हम लोगों ने एक क्वेश्चन से पढ़ लिए। जो साथियों मैं बोल रहा हूं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, मैं बताता हूं, अगर नोट करना हुआ करे तो आप लोग नोट कर सकते हो। अगला, लोकसभा अध्यक्ष, बहुत ज्यादा कंफ्यूज मेरे बच्चे इसमें रहते हैं, मेरे भाई बहन इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि लोकसभा अपना इस्तीफा रिजाइन किसको देता है, क्या प्रधानमंत्री को देता है, या राष्ट्रपति को देता है, या उपराष्ट्रपति को देता है, या लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। तो याद रखना, लोकसभा जो अध्यक्ष होगा ये अपना इस्तीफा किसे देगा? ये लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना इस्तीफा किसे देगा? ये लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। और लोकसभा उपाध्यक्ष किसे देगा? ये लोकसभा उपाध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष को देगा, इतना याद रखना। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देगा? तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देगा। और उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देगा? उपराष्ट्रपति अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देगा, इतना याद रखना है। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है ये भी पूछ ली। बाकी के पद के बारे में बता चुका हूं। लोकसभा अध्यक्ष साथियों हमारे वर्तमान में ओम बिरला है। कौन है? ओम बिरला है, आपको इतना याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर 41, मधुमक्खी पालन को क्या कहा थे? मधुमक्खी पालन या अध्ययन कुछ भी कह लेते हैं, इसको क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है साथियों? इतना आपको बताना है। तो साथियों बात करें यहाँ मधुमक्खी पालन, तो मधुमक्खी पालन एपीकल्चर, सिस्मोलॉजी, सेरिकल्चर या पिसिकल्चर, 4 यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको ये बताना है, आपको 5 सेकंड का टाइम दिया कि मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है, आपको इतना बताना है। तो मधुमक्खी पालन को साथियों कहा जाता है एपीकल्चर। क्या कहा जाता है? एपीकल्चर। भूकंप, भूकंप से रिलेटेड होता है साथियों। क्या होता है आपका? ये होता है सिस्मोलॉजी। पिसिकल्चर की बात करें तो मछलियों का अध्ययन होता है साथियों, मछलियों का अध्ययन या मछली पालन का अध्ययन, कुछ भी दे दिया जाता है। मछलियों से व्यापार से संबंधित या उद्योग से संबंधित कह लें, या मछलियों पालन से संबंधित होता है। और सेरिकल्चर की बात करें साथियों तो रेशम कीट या रेशम पालन, कुछ भी कह लीजिए, इसको कह सकते हैं हम लोग रेशम पालन, रेशम पालन से संबंधित होता है। यहाँ भी चारों मैंने आपको बता दिए। सिस्मोलॉजी, भूकंप से संबंधित, भूकंप का अध्ययन किया जाता है। सेरिकल्चर में रेशम पालन कीटों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। पिसिकल्चर में साथियों मछलियों के उससे संबंधित आपका अध्ययन किया जाता है। चारों आपके यहाँ पर तैयार करा दिए मैंने, चारों के बारे में बता दिया है। अगला है साथियों, चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज किसने की? फर्स्ट ऑप्शन एडवर्ड जेनर, सेकंड ऑप्शन फंक, थर्ड ऑप्शन इनमें से दोनों, और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो साथियों चेचक की टीके की खोज जो की थी, ये की थी एडवर्ड जेनर ने। किसने? एडवर्ड जेनर ने। तो इनमें से कोई नहीं हमारा हो नहीं सकता, एक ने की तो ये हो नहीं सकता, हम लोगों को आंसर मिल गया। फंक का सारे पूछ लिया जाए तो फंक ने की थी विटामिन की। फंक ने किसकी की थी? विटामिन की खोज के बारे में पूछा जाए तो फंक का नाम आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 53 हमारा हो जाएगा 53। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? 4 नाम दिए गए हैं, रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड और कैल्सीफेरॉल। 4 यहां पर आपको नाम दिए गए हैं। तो साथियों विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है ये क्या है? रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल। वहीं हम बात करें बाकी के 3 नाम की, तो साथियों बाकी के 3 नाम जो हो जाएंगे
थायमिन जो है साथियों, ये B1 जो है हमारी विटामिन, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है साथियों, एस्कॉर्बिक एसिड हमारा C विटामिन जो होता है ये उसका नाम है। और सी किस में पाया जाता है साथियों, खट्टे फल जितने भी हमारे उनमें विटामिन सी पाया जाता है। वहीं कैल्सीफेरॉल की बात करें तो कैल्सीफेरॉल साथियों हमारी विटामिन डी का रासायनिक नाम है। तो साथियों विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, थायमिन किसका रासायनिक नाम है, विटामिन वी का नाम है। विटामिन सी का रासायनिक क्या नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल है। इतना आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन हमारे हर क्वेश्चन में तैयार हो रहे हैं। हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आपका आ गया कि बाबर और राणा संगा के बीच खानवा का युद्ध कब हुआ। बाबर और राणा संगा सब युद्ध कहाँ हुआ, इससे भी 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तैयार करा के जाऊंगा। पहला क्वेश्चन सुनो, खानवा का युद्ध किस किस के बीच हुआ, तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच हुआ, पहला। दूसरा क्वेश्चन, बाबर और राणा संगा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, बाबर और राणा संगा के बीच युद्ध खानवा में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन कि युद्ध कब हुआ, तो साथियों ये युद्ध 1527 में हुआ, ये युद्ध 1527 में हुआ। चौथा क्वेश्चन, इन दोनों के युद्ध में किसकी विजय हुई, तो साथियों बाबर हमारा जीता था। इसमें किसकी जीत हुई, बाबर की जीत हुई थी। किसमें, खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में किसकी जीत हुई थी, बाबर की जीत इसमें हुई थी। अगला क्वेश्चन 55, क्वेश्चन नंबर 55, आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, आजादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, ये आपसे पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन जेबी कृपलानी, सेकंड ऑप्शन व्योमेश चंद्र बनर्जी, थर्ड ऑप्शन जॉर्ज यूल और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। फोर्थ ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपको कमेंट में बताना हमें आजादी कब मिली। और साथियों आजादी के समय पर जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे ये सही साथियों आपके जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी कौन थे, आपके कांग्रेस के अध्यक्ष थे किस समय पर, जब हमें आजादी मिली। बात करते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी की, कि व्योमेश चंद्र बनर्जी कौन है, तो साथियों याद रखना जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 यानी कि 1885 में हुई। और उस समय पर अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो याद रखना पहले यानी कि पहले अध्यक्ष बनाए गए थे साथियों, कौन बनाए गए थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी बनाए गए थे। और पहले जब साथियों पहले जो अधिवेशन हुआ 1885 में जब स्थापना हुई तो सिर्फ 72 लोगों ने भाग लिया था। इसमें कितने लोगों ने भाग लिया, 72 लोगों ने भाग लिया था। अब बात करें जॉर्ज यूल की, जॉर्ज यूल कौन थे, तो साथियों ये वैसे चौथे अध्यक्ष थे, वैसे फोर्थ थे, लेकिन पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, पहले अंग्रेज अध्यक्ष। यहां पर लिखना पहले अंग्रेज अध्यक्ष, पूछ लिया जाए पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे, जॉर्ज यूल थे। और वैसे कौन सा अधिवेशन था ये, वैसे आपका कांग्रेस का चौथा अधिवेशन था। तीनों नाम आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। अगला खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित क्रांति है, तो खाद्यान्न उत्पादन से संबंध आपकी कौन सी क्रांति हो जाएगी, इतना साथियों आपको बताना है, इतना आपको बताना है। तो साथियों खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित जो क्रांति होती है हमारी, ये होती है हरित क्रांति। और आपको कमेंट में ये बताना है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो साथियों खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित आपकी हरित क्रांति, श्वेत क्रांति की बात की जाए तो साथियों दुग्ध उत्पादन से है, किससे, दुग्ध उत्पादन। वहीं बात करें साथियों नीली क्रांति तो मत्स्य उत्पादन, मत्स्य उत्पादन से है साथियों, मत्स्य उत्पादन। वहीं बात कर लें साथियों हम लाल क्रांति की, तो लाल क्रांति साथियों टमाटर कह लीजिए, टमाटर और मांस इन दोनों से, इन दोनों के उत्पादन से संबंधित है। किससे, टमाटर और मांस से, टमाटर और मांस, इतना आपको याद रखना है। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन और लाल क्रांति होगी आपकी टमाटर या मांस उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई, 4 दे रखे हैं, साइमन आयोग, क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना या माउंटबेटन योजना है। पॉलिटी में जब जाएंगे डिटेल में कंप्लीट वीडियो मिलेगा, जैसे हिंदी क्या दिया गया है वैसे ही आपको हिस्ट्री का भी मिलेगा, आपको ज्योग्राफी का भी मिलेगा, पॉलिटी का भी मिलेगा,
फिजिक्स का भी मिलेगा, केमिस्ट्री का भी मिलेगा, बायोलॉजी का भी मिलेगा। 1 2 3 4 5 6, ये 6 की 6 आपको कंप्लीट वीडियो मिलेंगी। सब कुछ मिलने वाला है, सब कुछ आप लोगों के लिए तैयार किया जा रहा है, कुछ भी यहाँ पर छोड़ा नहीं जाएगा। सभी में 400 500 500 700 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, पूरा का पूरा वहीं से फंस जाएगा। स्टैटिक जीके में टॉपिक बाय टॉपिक चल ही रहे हैं, प्लस यहाँ पर प्रैक्टिस करते रहिए। हिंदी, करंट अफेयर और जीके की टेंशन माइंड से निकाल दीजिए। और टाइम मिल गया साथियों तो मैथ की भी ऐसी वीडियो लेकर आऊंगा कि पूरा का पूरा पेपर वहीं से फंसने वाला है आपका। तो देखिए यहाँ पर जो भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी, तो भारत की संविधान सभा साथियों आपकी कैबिनेट मिशन के योजना के अंतर्गत गठित की गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 4 डेट आपको यहां दे रखी है। 24 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 और 15 अगस्त 1947। 4 डेट आपको यहाँ पर दे रखी हैं। तो साथियों भारतीय संविधान की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 9 दिसंबर 1946, और यहाँ क्या किया गया था? अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। क्या? अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था। किसे बनाया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा को। दानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया गया था? अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। इसके दो दिन बाद साथियों दूसरी बैठक हुई। 2 दिन बाद दूसरी बैठक हुई। दूसरी बैठक में क्या किया गया साथियों? स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। क्या किए गए? स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। और ये स्थायी अध्यक्ष साथियों कौन बनाए गए थे? ये राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए थे। क्या याद रखना है? पहली कब हुई? 9 दिसंबर 1946, वहां अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए। अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया। उसके 2 दिन बाद ही हुई एक और बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, वहां पर स्थायी अध्यक्ष बनाए गए। कौन बनाए गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनाए गए। इसके बाद कभी कभी क्या करता है, अंतिम पूछ लेता है कि अंतिम बैठक कब हुई, तो अंतिम हुई साथियों आपकी 24 जनवरी 1950। अंतिम कब हुई? 24 जनवरी 1950 और 15 अगस्त 1947। साथियों हमारी रोम रोम में बसा हुआ है, रोम रोम में बसा हुआ डेट को तो साथियों हम लोग भूल ही नहीं सकते। कमेंट में बताइएगा ये प्यारा दिन कौन सा है। ये हमारे लिए खुशियों का दिन था साथियों, बहुत ही खुशियां लेकर आया था ये दिन। बड़े संघर्षों के बाद देखने के लिए दिन मिला था, तो वो दिन कौन सा था आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 लास्ट हमारा। संविधान सभा उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, कई बार आपका पूछा गया है। महात्मा गांधी जी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू। ये 4 नाम साथियों यहाँ पर दे रखे हैं। ये 4 नाम यहाँ पर दे रखे हैं। करो या मरो, हे राम, गांधी जी ने दिया था, याद रखना। तो साथियों उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले थे हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अंबेडकर कौन थे साथियों? इनको संविधान सभा का जनक का, संविधान का साथियों जनक कहा जाता है ना। अगर बात करें साथियों राजेंद्र प्रसाद की, तो पहले हमारे राष्ट्रपति। आपको ये इनके बारे में ये याद रखना है। अगला है साथियों, अच्छा आपको ये बताना है कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी, और वो कहाँ हुआ था, और कौन सा था, और किस सन में हुआ। 3 क्वेश्चन बताने हैं। कहाँ हुआ था, अध्यक्षता इन्होंने कौन से वाले में की थी, और सन कौन सी थी वो। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का। लगभग 1 घंटे 12 मिनट हमें हो गए। धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ दिया गया है, राज्य सरकार सभी धर्मों के खिलाफ होगी, राज्य सरकार द्वारा सिर्फ एक धर्म को स्वीकार किया जाएगा, या राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सभी धर्मों के खिलाफ नहीं हो सकती, राज्य सरकार एक धर्म को बढ़ावा क्यों देगी, इसके अलावा उपरोक्त में से कोई नहीं, ये गलत। राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं किया जाएगा, राज्य सरकार हमारी किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करेगी। हमारा धर्म निरपेक्षता का अर्थ है। तो साथियों इस तरीके से हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 होता है कंप्लीट। आई होप आपको ये सेशन, ये प्रैक्टिस सेट बड़ा ही अच्छा लगा होगा। मेरी मेहनत आपको थोड़ी बहुत तो पसंद आ रही होगी। अगर ये पसंद आई है आपको, तो आपको क्या करना है, एक छोटा सा लाइक, एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट,
और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को कम से कम 8 से 10 लोगों तक पहुंचा दीजिए। आप लोग देख रहे होंगे कि बेस्ट प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ से दिए जा रहे हैं। आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जा रहा, यहाँ टाइम नहीं बढ़ाया जा रहा, अपना टाइम बढ़ाया व्यूज बढ़ाने के लिए या उसके लिए टाइम बढ़ाया जा रहा हो। यहाँ सिर्फ आपको साथियों आपको बेस्ट मटेरियल बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो आप लोग साथियों वीडियो को प्लीज लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट काम, ये वर्दी हमारी है, ये हमें लेना है। मेरा नारा है कि वर्दी हमारी है, तो साथियों ये हमें चाहिए, तो इसके लिए हमें पढ़ना है। तो साथियों प्लीज आप पढ़ते भी रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।